जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो जो है काफी कमाल का होने वाला है, क्योंकि अगर आप मैट्रिक परीक्षा 2025 का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है विज्ञान यानी साइंस के भौतिकी यानी फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से जितने भी महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफी कमाल का है ना? बिल्कुल है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। देखिए पहले तो यह जो है सारे ही जो है प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव, ये टारगेट ऑब्जेक्टिव बुक जो है 2025 का लॉन्च किया गया है, उससे हमने लिया है। क्लियर है? तो काफी कमाल का ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। टारगेट ऑब्जेक्टिव बुक का ये सारे प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की हम लोग चलते हैं। कह रहा है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर दिया गया है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 40 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी क्या दिया गया है 60 सेंटीमीटर। देखिए पहले तो ये जो है 2024 में ये जो है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। क्लियर है? तो काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो जाता है। चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, F बराबर R/2। क्या फॉर्मूला होता है? F बराबर R/2। देखिए पहले इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। F बराबर क्या होता है? तो R/2 होता है। अब आपको किसका मान चाहिए, यहां से देखिए इसका मान, देखिए यहां बट्टे 1 करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको वक्रता त्रिज्या यानी R का मान चाहिए। R क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होता है। F क्या होता है? फोकस दूरी होता है। तो यहाँ R का मान क्या हो जाएगा? R का मान 2F हो जाएगा। क्लियर है? R का मान क्या होगा? 2F हो जाएगा। तो यहां से 2 और F का मान क्या दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। तो 2 गुने 20 कितना हो जाएगा? ये कितना निकल के आ गया? 40 सेंटीमीटर। तो यहां देखिएगा 40 सेंटीमीटर कहां दिया गया था? यहां देखिए ऑप्शन सी, यहां जो है 40 सेंटीमीटर दिया गया था। ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? समझ में आया? वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और देखिए इस पूरे वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए पहले तो दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कांच की एक समांतर पुट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। क्या कह रहा है कि कांच की एक समांतर पुट्टिका है जिस पर जो है श्वेत किरण जो है तिरछी आपतित हो रही है। कह रहा है निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। देखिए सबसे पहला काम होगा यह जो है विचलन होगा, उस आपतित किरण जो है विचलित होगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विचलन। क्लियर है? समझ गए? अब इसके तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न 3 कह रहा है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। उत्तल दर्पण जो होता है उसमें आवर्धन का मैक्सिमम वैल्यू मतलब महत्तम मान क्या हो सकता है? याद रखिएगा पहले जो क्या हो सकता है, तो इसका महत्तम मान 1/2 हो सकता है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ये भी देखिए 2024 में पूछा गया है। क्लियर है? प्रश्न 4 को पढ़िए पहले जो क्या कह रहा है। कह रहा है किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया। क्या पाया गया? कोई वस्तु है उसका अवतल दर्पण द्वारा जो है बना प्रतिबिंब कैसा पाया गया? आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा। तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? ये भी देखिए 2024 में पूछा गया है। डायरेक्ट याद रखना है पर जो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो ये जो है वस्तु की स्थिति जो है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होनी चाहिए। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच जब जो है वस्तु की स्थिति रहेगी तभी जो है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा होगा। क्लियर है? समझ गए? अब देखिए यहाँ प्रश्न 5 की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है? प्रश्न को पढ़िए बच्चों। कह रहा है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु का दूरी का मान है। देखिए प्यारों जो क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। कह रहा है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर एक अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न जो है उसका आवर्धन धनात्मक कब होगा? वस्तु का दूरी कितना होना चाहिए कि इसका जो आवर्धन धनात्मक हो? तो याद रखिएगा इस प्रश्न को, काफी ये भी महत्वपूर्ण है। 2024 में देखिए पूछा गया है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। जब जो है फोकस दूरी जो है वस्तु की दूरी का मान जो है 10 सेंटीमीटर से कम रखेंगे तभी जो है उसका आवर्धन जो है धनात्मक होगा। क्लियर है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण का। क्लियर है? समझ गए? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे। प्रश्न 6 को पढ़िए। कह रहा है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या हो जाता है?
फोकस से ध्रुव की ओर आने पर, बच्चों फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या हो जाता है? तो याद रखिएगा बढ़ता है। आवर्धन का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। देखिए ये प्रश्न भी 2024 में पूछा गया है, तो ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। प्रश्न 7 को पढ़िए। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है। क्या कह रहा है? कोई अवतल दर्पण है और उसके उस दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती हुई चींटी का प्रतिबिंब सीधा दिख रहा है। क्लियर है? तथा बढ़ता जा रहा है। सीधा दिख रहा है और बढ़ता जा रहा है। चींटी की गति की दिशा किस तरफ है प्यारे बच्चों? ये भी देखिए 2024 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा चींटी की गति जो है, इसकी दिशा जो है क्या हो जाएगा? फोकस से ध्रुव की ओर हो जाएगा। किधर हो जाएगा? फोकस से ध्रुव की ओर। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? क्या पूछा जा रहा है कि यदि किसी बिंब यानी वस्तु, किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन जो है ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? पर बच्चों याद रखिएगा ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी? तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगी। ऑप्शन यहां नीचे दिया गया है, देखिएगा यहां क्या हो जाएगी? वास्तविक और उल्टा हो जाएगी। क्लियर है पर बच्चों? समझ में आ गया? क्या होगा? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न अवतल दर्पण का निचला भाग आधा टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण है उसका निचला जो भाग होता है कह रहा आधा टूट जाता है तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कम तीव्र बनेगा। इसका प्रतिबिंब जो है थोड़ा स्लो बनेगा, स्पीड से नहीं बनेगा। क्लियर है? समझ गए? ऑप्शन सी बिल्कुल सही। ये देखिए भी 2024 में पूछा गया है। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? याद रखिएगा बच्चों 1 से अधिक होता है। ऑप्शन बी यहां भी सही हो रहा है। प्रश्न जो है 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? ये भी 2024 में पूछा गया है। किसका अपवर्तनांक जो है सबसे कम होता है बच्चों? ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन तारपीन दिया है, बेंजीन दिया है, पानी दिया है, किरोसिन दिया है। ऑप्शन से देखिएगा यहाँ जो है सबसे कम जो है पानी का जो है अपवर्तनांक हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 12 की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। क्या कह रहा है कि कोई प्रकाश किरण है जो समतल दर्पण है उस पर जो है लंबवत आपतित हो रही है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? याद रखिएगा बच्चों दोनों जो है परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? तो 0 डिग्री हो जाएगा। जब जो है देखिए क्या होता है कॉन्सेप्ट, मान लीजिए ये दर्पण है, यहां से आपतित किरण जिस कोण से ये आपतित होगा उसी कोण से जो है ये परावर्तित होता है। अगर मान लीजिए समतल मतलब 90 डिग्री पर ये आपतित हो रहा है तो यही ना डायरेक्ट ये जो है घुर जाएगा, यहीं से जो है लौट जाएगा। ये आपतित किरण इधर से आएगा, यहीं से लौट जाएगा। जब समकोण यानी लंबवत मतलब 90 डिग्री पर आएगा तो इसलिए 0 डिग्री का यहाँ कोण बनेगा। समझ गए? अब प्रश्न 13 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न 13 कह रहा है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब होता है बच्चों? तो याद रखिएगा अवतल लेंस द्वारा जो है आपको छोटा, सीधा तथा आभासी तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन डी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से सभी क्या होता है? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो छोटा भी होता है, सीधा भी होता है और आभासी होता है, मतलब वास्तविक नहीं होता है। क्लियर है? अब प्रश्न जो है 14 क्या कह रहा है? सॉरी, वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में अभिसारी लेंस किसको बोला जाता है? यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस, कांच का उत्तल लेंस जो है अभिसारी लेंस कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 15 कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? याद रखिएगा पहले जो मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस पाया जाता है। प्रश्न 16 कह रहा है कि प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहा जाता है? लेंस की क्षमता कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न 17 कह रहा है जल की एक गोलिया बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? समझिए प्रश्न को। कह रहा है कि जल की एक गोलिया बूंद है और व्यास के अनुदिश उसी के दिशा में आपतित प्रकाश की किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा? याद रखिएगा बच्चों एक ही बार अपवर्तन होगा इसका। समझ गए? प्रश्न 18 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 18 कह रहा है कि
लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में जो है मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, याद रखिएगा। प्रश्न 19 कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? याद रखिएगा, काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी यहाँ राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 क्या कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? याद रखिएगा बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। प्रश्न 21 कह रहा है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए? अब अवतल दर्पण में पूछा जा रहा है कि आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए? याद रखिएगा बच्चों, फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाना चाहिए। प्रश्न 22 कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी पर बच्चों चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है? याद रखिएगा बच्चों, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। प्रश्न जो है 23 कह रहा है कि प्रश्न 23 को पढ़िए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो याद रखिएगा बच्चों, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए समझ गए, कौन लेंस को अपसारी लेंस कहेंगे? तो अवतल लेंस को। अभिसारी लेंस को किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को। क्लियर है। प्रश्न 24 कह रहा है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? याद रखिएगा बच्चों, क्या होगा? अभिसारी हो जाएगा। समझ गए। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25 कह रहा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होगा। समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है बच्चों? तो +1 होता है, +1, याद रखिएगा। प्रश्न 26 कह रहा है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? किस दर्पण द्वारा जो है किसी भी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है बच्चों? याद रखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा भी, समतल दर्पण द्वारा भी, अवतल दर्पण द्वारा भी। मतलब ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, इनमें से सभी द्वारा जो है आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। प्रश्न 27 को पढ़िए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो परिकिरणन का ये परिणाम है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न 28 की ओर चलते हैं। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, किसके ओर मुड़ जाती है? तो याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को, पहले जो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएंगे तो ये किरण जो है किस तरफ मुड़ेगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी। और जब जो है इसका उल्टा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। क्लियर है, समझ गए दोनों चीजों को। प्रश्न 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अभी हमने बताया है किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की। क्लियर है। प्रश्न 30 कह रहा है चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। किसका जो है धनात्मक फोकस दूरी होता है बच्चों? देखिए याद रखिएगा, यहां जो है उत्तल लेंस का भी जो है धनात्मक होता है और उत्तल दर्पण का भी धनात्मक होता है। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्लियर है, समझ गए इस प्रश्नों को। देखिए ये प्रश्न भी 2023 में पूछा गया था। देखिए इस तरह से हमने जो है टॉप जो है मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव 30 प्रश्न लिए हैं, जो कि फिजिक्स के चैप्टर पहले 1 का जो है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और इस तरह का वीडियो अगर आप चाहते हैं आपके पास आए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर करिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।